स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी, टर्मिनल स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर। ओके। ओके, हम आज पाइप से 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके देखते हैं। अब हमारा पास है से ls स्लैश, इससे आर्गुमेंट है रूट डायरेक्टरी, पाइप कमांड है ग्रैब की जो कि सर्च करती है जो भी से इनपुट दें। इसमें हम कोई फोल्डर बिन सर्च कर लेते हैं और मोर की कमांड क्या करती है? कमांड्स तो पढ़ी होंगी आपने लैब में। अगर नहीं पता तो बोलने बताएं मुझे। बता दे सर एक दफ़ा। कि पेज वाइज डिस्प्ले करती है। अगर मैं जस्ट इस तरह लिखूँ कि ls -r, जैसे ये मैं लॉन्ग लिस्ट शो कर रहा हूँ, रिकर्सिव डायरेक्टरी शो कर रहा हूँ, लेकिन अब ये बहुत फास्टली गुजर रही है। अगर मैं पेज वाइज इसे डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं इसकी जो आउटपुट है वो रीडायरेक्ट करवा दूंगा दूसरे प्रोग्राम को, दैट इज़ मोर। तो ये मुझे पेज वाइज नज़र आएगी, बल्कि लाइन बाय लाइन मैं इसे देख सकता हूँ। ओके, तो हमारे पास आज कमांड है ls को मैंने ज्वाइन किया है ग्रेप के साथ, और कोई भी हम दे देते हैं से कुछ जो हमने सर्च करना है, कोई भी आर्गुमेंट दे देते हैं, कोई कीवर्ड दे देते हैं, जैसे st स्टैंडर्ड, इसको सर्च करना है रूट डायरेक्टरी में, रिकर्सिवली पूरे फाइल सिस्टम में सर्च करना है और पेज वाइज शो करें। ओके, पहले मैंने रिकर्सिवली रूट डायरेक्टरी से ऑनवर्ड पूरी डायरेक्टरी ली है, उसमें सब डायरेक्टरीज भी शामिल हैं। ये -R का मतलब है कि सब डायरेक्टरीज भी शो करे। अब उसको उसमें से मैंने सर्च करना है उस डायरेक्टरी में से, तो मैंने grep के प्रोग्राम को यूज़ किया है। क्या सर्च करना है? std कोई कीवर्ड है, इसको सर्च करना है, और सर्च होने के बाद जो मुझे आउटपुट मिले वो भी मुझे पेज वाइज नज़र आए, तो मैंने मोर के प्रोग्राम को रिडायरेक्ट करवा दिया। तो मैंने तीन प्रोग्राम्स को पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया। पहला प्रोग्राम चलेगा, उसकी आउटपुट जनरेट होगी, वो आउटपुट मिलेगी दूसरे प्रोग्राम को, दैट इज़ ग्रैप। वो उस पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसमें सर्चिंग करेगा। सर्च करने के बाद जो आउटपुट, जो सर्च स्ट्रिंग होगी, वो फिर तीसरे प्रोग्राम को मिलेगी, और तीसरा प्रोग्राम उसको पेज वाइज या लाइन बाय लाइन डिस्प्ले करेगा। ओके, अगर वैसे चला के देखूं इसको, तो ये देखें जो सर्च स्ट्रिंग्स हैं वो मोर का जो प्रोग्राम है उसे डिस्प्ले कर रहा है। इसको टर्मिनेट कर देते हैं। अब शेल इन तीनों को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है? इन तीनों प्रोग्राम्स को शेल किस तरह कनेक्ट कर रहा है? बिल्कुल इसी तरह जैसे लास्ट क्लास में आपने 2 किए थे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि शेल खुद एग्जैक्टली कॉल नहीं करता, बल्कि वेट करता है। यहाँ पर 3 प्रोग्राम्स हैं, तो वो 3 फोर्क करेगा, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। पहले चाइल्ड प्रोसेस में एग्जैक्ट करेगा फॉर ls, दूसरे में फॉर एग्जैक्ट करेगा फॉर grep, और तीसरे में ls एग्जैक्ट करेगा फॉर मोर।
अब आज हमने इसका कोड लिखना है। अब इसमें देखें कि प्रोग्राम कितने, एक तो शेल हो गया, शेल तो पेरेंट है, उसके अलावा कितने चाइल्ड प्रोग्राम्स हैं, चाइल्ड प्रोसेस कितने हैं, 3, ls, grep and more। अब 3 फोर्क करनी है पेरेंट प्रोसेस ने। अब पाइप्स देखें, कितने पाइप्स आपको नजर आ रहे हैं, सर 2 पाइप्स हैं। अब ls और grep के दरमियान एक पाइप है। अब ls में डिस्क्रिप्टर नंबर 1 एक्चुअली ओवरराइड होगा, डिस्क्रिप्टर नंबर 1 ओवरराइड होगा, चेंज होगा, यानी उसकी मैपिंग चेंज होगी। पहले वो मैप हुआ हुआ है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के ऊपर, अब उसकी मैपिंग चेंज करनी है, उसको पाइप के साथ कनेक्ट करना है। ग्रेप प्रोग्राम में दोनों चेंज हो रहे हैं, डिस्क्रिप्टर 0 एंड 1। 0 को पाइप 1 के रीड इनपुट रीड एंड के साथ कनेक्ट करना है, और डिस्क्रिप्टर नंबर 1 को पाइप 2 के राइट एंड के साथ कनेक्ट करना है, यानी उसके ऊपर मैप करवाना है हमने। तो ग्रेप में 0 एंड 1 दोनों डिस्क्रिप्टर्स चेंज होंगे, और तीसरे प्रोग्राम के अंदर एक डिस्क्रिप्टर चेंज होगा, डिस्क्रिप्टर नंबर 0। अब हो क्या रहा है, ls प्रोग्राम चलता है, यानी कि ls प्रोग्राम अपनी आउटपुट पाइप में राइट करवाता है, फर्स्ट पाइप में, दैट इज द पाइप 1 कह लेते हैं। ग्रेप का जो प्रोग्राम है वो अपनी इनपुट लेता है पाइप नंबर 1 से, और जो आउटपुट है वो पाइप नंबर 2 में राइट करवाता है, और जो तीसरा प्रोग्राम है वो अपनी इनपुट पाइप नंबर 2 से ले रहा है। बाय डिफॉल्ट जब कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो जो पेरेंट का डिस्क्रिप्टर होता है वही कॉपी हो जाता है, वही उसे अवेलेबल होता है। तो हमने उसको चेंज करना है, एग्जैक्ट कॉल करने से पहले हमने मैपिंग्स चेंज करनी है। तो इसका मतलब है कि पहले तो मुझे 2 पाइप्स क्रिएट करने होंगे, और 2 पाइप्स क्रिएट करने के बाद फिर मुझे 3 फोर्क्स करने, और हर चाइल्ड प्रोसेस के अंदर जाकर मैपिंग्स को चेंज करना है, और फिर एग्जैक्ट की कॉल करनी है। ये हमारा फ्लो है। नोटपैड में आ जाते हैं हम, मैं कमांड यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि बार बार स्विच ना करना पड़े। ls/-r pipe grep some keyword then pipe more। जी ओके, so पहला काम ये करना है कि हमने पाइप्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि पाइप्स पहले क्रिएट होंगे उसके बाद फोर की कॉल होगी, तो वो पाइप्स। सर ये मुझे नोटपैड नहीं शो हो रहा, ये मुझे आपकी जो शेल की स्क्रीन नजर आ रही है। आपको शायद नजर आ रहा है, मैंने तो पूरी स्क्रीन शेयर की हुई है, तो दोबारा करता हूँ। जी अब नजर आ रहा है, यस सर। ओके। अब मैंने वही कमांड यहाँ लिख ली है
ताकि हम यहीं से देखते रहें उसे कि 3 प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। इसका मतलब है कि पेरेंट प्रोसेस ने, जो मेन प्रोग्राम है हमारा, उसने 3 फोर्क्स करने हैं, और फोर्क करने से पहले 2 पाइप क्रिएट करने हैं ताकि चाइल्ड प्रोसेसेस में वो पाइप्स अवेलेबल हो। ओके, पहला काम तो ये करते हैं कि हम 2 पाइप क्रिएट करते हैं। एक है पाइप 1, पाइप 1 से हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसको मैं नाम दे रहा हूँ पाइप 1 का। इसको FT1 कह लेते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्टर FT1 में होगा, और जो डिस्क्रिप्टर है वो FT2 में रख लेते हैं। तो इन 2 पाइप्स के डिस्क्रिप्टर को सेव करने के लिए हमें 2 एरेज बनाने पड़ेंगे इंटीजर टाइप के, FD1 एंड FD2। तो वो बनाते हैं इंटीजर FD1 of 2 elements and integer FD2 of 2 elements। अभी दोनों पाइप्स अभी क्रिएट करने पड़ेंगे हमें, ताकि 4 की कॉल करें तो ये पाइप्स अवेलेबल हों चाइल्ड प्रोसेसेस को। पाइप FD1 एंड पाइप FD2, पाइप्स क्रिएट हो गए और उनके डिस्क्रिप्टर्स भी FD1 और FD2 एरेज में आ चुके हैं। अब हमने ये करना है कि हमने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना है। सबसे पहले LS के लिए इफ फोर्क इज इक्वल टू 0, तो ये चाइल्ड प्रोसेस है। चाइल्ड प्रोसेस फॉर LS प्रोग्राम। एल्स पेरेंट प्रोसेस है, जहाँ समझना है वहाँ रोक दीजिएगा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी ये काम हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, इफ फोर्क इज इक्वल टू 0, ये फोर्क जो है वो चाइल्ड प्रोसेस को 0 रिटर्न करता है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इफ पार्ट जो है वो फर्स्ट चाइल्ड में एग्जीक्यूट होगा, और एल्स पार्ट जो है वो पेरेंट प्रोसेस है, वो पेरेंट कंटिन्यू करेगा। अब पेरेंट ने एक और चाइल्ड क्रिएट करना है फॉर सेकेंड प्रोग्राम, दैट इज grep। अब एल्स पार्ट के अंदर पेरेंट एक और फोर्क की कॉल करेगा, और एल्स। तो ये जो फोर्क है ये किया है फॉर चाइल्ड प्रोसेस फॉर grep प्रोग्राम, और दिस इज अगेन पेरेंट प्रोसेस। और अब पेरेंट ने एक और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना है तीसरे प्रोग्राम के लिए, दैट इज मोर, चाइल्ड प्रोसेस फॉर मोर प्रोग्राम। इफ एंड एल्स। ये जिस फ्लो में आपने लिखा है ये कोड, तो पाइप का फ्लो चाइल्ड टू पेरेंट होगा ना? किसका फ्लो? पाइप का? जी। ओके, अभी हमने उसको डिसाइड करना है। अभी तो मैंने से 3 चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट किए हैं, अभी उसका फ्लो हम डिसाइड करते हैं। अभी तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया पूरा, और ये जो एल्स है, कंफ्यूजन से बचने के लिए कि किस एल्स में जाके हम कोड लिखें, तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि बेहतर है कि आप इनर मोस्ट एल्स में, अगर आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया है जो मैंने किया है, तो इनर मोस्ट एल्स के अंदर आपने पेरेंट प्रोसेस के लिए कोड लिखना है। यहाँ पर आप कोड लिखेंगे पेरेंट प्रोसेस के लिए। तो स्ट्रक्चर बना लिया। अब इफ के अंदर आपने
चाइल्ड प्रोसेस के लिए कोड लिखना है और जो इनर मोस्ट एल्स है इसमें पेरेंट प्रोसेस का कोड आएगा। यहाँ तक बताएं कोई चीज़ ऐसी जो समझ ना आई हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। पहले 4 किया है, इफ 4 की इक्वल टू 0, ये पेरेंट चाइल्ड का पार्ट हो गया, और एल्स जो है वो पेरेंट का पार्ट है। फिर पेरेंट प्रोसेस के पार्ट में जाके मैंने एक और 4 किया है। तो मैं जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूँ वो पेरेंट के एरिया में जाके कर रहा हूँ, ताकि पेरेंट का चाइल्ड क्रिएट हो, ना कि उस चाइल्ड का चाइल्ड क्रिएट हो जाए। तो ये केयरफुली ये काम करना है आपको। ओके, स्ट्रक्चर बन गया। अब हम कोडिंग करते हैं, इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। ओके, अब एलएस वाली चाइल्ड प्रोसेस को देखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि एलएस का जो प्रोग्राम है, कमांड को ऊपर जो कमांड लिखी हुई है, इसको देख के बताएं कि इसमें कौन सा पाइप यूज हो रहा है, जिसका डिस्क्रिप्टर fd1 में, fd2 तो बिल्कुल यूज नहीं हो रहा। जो एलएस प्रोग्राम के लिए जो चाइल्ड प्रोसेस बनाया है वो सिर्फ एक पाइप को यूज कर रहा है, फर्स्ट पाइप, जिसके डिस्क्रिप्टर्स fd1 में पड़े हुए हैं। fd2 को तो बिल्कुल यूज नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि fd2 यानी कि पाइप नंबर 2 को वो बिल्कुल यूज नहीं कर रहा, तो इसके डिस्क्रिप्टर्स यहाँ पर क्लोज होंगे, दोनों डिस्क्रिप्टर्स क्लोज होंगे क्योंकि ये उसको यूज कर ही नहीं रहा। तो क्लोज fd2 डिस्क्रिप्टर एंड fd2 राइट डिस्क्रिप्टर, दोनों क्लोज कर दिए। पहला काम तो ये किया हमने, क्योंकि जिस एंड को ये यूज नहीं कर रहा उसको हमने क्लोज कर देना है उस प्रोसेस में। तो जो सेकंड पाइप था उसको हमारा फर्स्ट प्रोसेस यूज नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसको क्लोज कर दिया, उसको दोनों एंड्स क्लोज कर दिए। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पाइप की। अब फर्स्ट पाइप के ये सिर्फ एक एंड को यूज कर रहा है, दैट इज द राइट एंड, रीड एंड को ये यूज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि इसने रीड एंड को भी क्लोज करना है, fd1 के रीड एंड को भी क्लोज करना है। अब पाइप 2 के दोनों एंड्स क्लोज हुए क्योंकि दोनों को यूज नहीं कर रहा था, और पाइप 1 के रीड एंड को क्लोज हमने किया है क्योंकि ये उसको यूज नहीं कर रहा। होपफुली क्या फॉलो कर रहे हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे रोक दें, मैं ताकि वहीं पे इसे एक्सप्लेन कर दूं। तो रूल आपने ये याद रखना है कि जो प्रोसेस जिस एंड को यूज नहीं कर रहा वो उसको पहले क्लोज करेगा। ओके, अब एलएस अपनी जो आउटपुट है वो एक्चुअली डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे राइट कर रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे तो राइट करे लेकिन वो स्क्रीन पे डिस्प्ले ना हो बल्कि पाइप में राइट हो जाए। इसका मतलब है कि हमने डिस्क्रिप्टर नंबर 1 को हमने कनेक्ट करना है पाइप के राइट एंड के साथ। अभी डिस्क्रिप्टर नंबर 1 के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मैप हुई हुई है, हमने पाइप के राइट एंड को मैप करवाना है। लास्ट क्लास में हमने किया था ये काम, वही काम हमने अब दोबारा करना है। डुप टू ओके, किसको मैप करवाना है, पाइप 1 के राइट एंड के डिस्क्रिप्टर को डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे। यानी कि ये काम मैंने क्या किया है समझाने के लिए कि मैंने डिस्क्रिप्टर नंबर 1 को असाइन करवा दिया है पाइप के राइट एंड का डिस्क्रिप्टर, और वो डुप टू की कॉल से होगा। अब क्या करना है, अब सिंपली हम एग्जैक्ट की कॉल करते हैं, एग्जैक्ट एल ई एल एस, प्रोग्राम का नाम हो गया, और उसके बाद उसके आर्गुमेंट
जो आर्गुमेंट फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो प्रोग्राम का नेम होता है, और उसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट इज द रूट डायरेक्टरी, third argument is minus capital R, and the last argument is null. अब exec की जो सिस्टम कॉल है वो डिस्क्रिप्टर टेबल को मॉडिफाई नहीं करती, वो पीसीबी को मॉडिफाई नहीं करती, हम देख चुके हैं। सर एक बात ना इसका सिंटेक्स में थोड़ी मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। स्टार्टिंग में दो, एक बार लास्ट में बता दें कि स्टार्ट में दो दफा एलएस एलएस क्यों लिखा है? पहला एलएस तो प्रोग्राम का नाम है ना, पहला एलएस तो एक्चुअली वो एग्जीक्यूटेबल बाइनरी है। दूसरा अच्छा, पहले के बाद से जो दूसरा आर्गुमेंट है वहां से फिर एक्चुअली लिस्ट ऑफ पैरामीटर स्टार्ट हो जाती है। लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स जो कि इस प्रोग्राम को पास करने हैं वो हैं, और जो आर्गुमेंट नंबर जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो एक्चुअली प्रोग्राम का नेम होता है। वो कोई भी आप दे सकते हैं लेकिन होगा जरूर। तो ये वो आर्गुमेंट होता है जो कि आपको आर्गुमेंट एरे के इंडेक्स 0 पे मिलता है। अब वो लेक्चर देख लीजिएगा एग्जैक्ट वाला तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू। अब आते हैं हम सेकंड चाइल्ड प्रोसेस की तरफ। अब इसमें देखें कि जो ग्रेप को एग्जैकोन है, अब ये दो पाइप्स को यूज कर रहा है। पाइप नंबर 1 से ये इनपुट ले रहा है और पाइप नंबर 2 पर ये अपनी आउटपुट रीडायरेक्ट कर रहा है। दो एंड क्लोज होंगे, कौन कौन से? पाइप 1 का राइट एंड, क्योंकि ये उसको रीड कर रहा है, राइट तो कर नहीं रहा, और पाइप 2 का रीड एंड, क्योंकि ये रीड एंड को यूज नहीं कर रहा, सिर्फ राइट एंड को यूज कर रहा है, और दोनों एंड्स अवेलेबल हैं इसमें, तो हम अकॉर्डिंगली क्लोज करेंगे इसमें। क्लोज पाइप 1 का इसने राइट एंड क्लोज करना है, और पाइप 2 का इसने रीड एंड क्लोज करना है, क्योंकि रीड एंड ये यूज नहीं कर रहा। उसके अलावा इसने अपनी मैपिंग को चेंज करना है, अपने जीरो डिस्क्रिप्टर को चेंज करना है, और डिस्क्रिप्टर नंबर 1 को चेंज करना है। डिस्क्रिप्टर नंबर 1 को मैप करवाना है पाइप के रीड एंड पे, तो डू टू FD1 का जो रीड एंड है, पाइप 1 का जो रीड एंड है, उसको डिस्क्रिप्टर नंबर 0 पे मैप कर दो। और इसी तरह FD2 दूसरे पाइप का जो राइट एंड डिस्क्रिप्टर है वो डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे मैप कर दो। और इसके बाद एग्जैक्ट की कॉल करनी है। एग्जैक्ट LP, प्रोग्राम का नेम है ग्रेप, क्योंकि मैं P वेरिएशन यूज़ कर रहा हूँ वो खुद ही से फाइंड आउट कर लेगा पाथ के ऊपर, और क्योंकि वैसे ही बिल्ट इन प्रोग्राम है तो ये अवेलेबल होगा, उसे सर्च कर लेगा। अगर आपका अपना प्रोग्राम होगा तो फिर आपको उसकी पाथ देनी पड़ेगी, फिर आप P वेरिएशन यूज़ नहीं कर पाएंगे। ग्रेप, अब प्रोग्राम का फर्स्ट आर्गुमेंट इज आल्सो ग्रेप, second argument is the keyword which is to be searched, that is कुछ भी हो सकता है, मैं std को सर्च करना चाह रहा हूँ, and the last argument is always null in every case. ये एक्चुअली ये भी डबल कोट में होगा। ये समझ आया है कि मैंने किस तरह क्लोज किए हैं? इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर से जिसका ताल्लुक है, वो तो आपने एक्चुअली मैपिंग है, वो तो मैपिंग देखनी है कि मैपिंग कैसे करनी है, किस प्रोसेस में किस
पाइप को क्लोज करना है और किसको मैप करवाना है किसी डिस्क्रिप्टर पे। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब हम आते हैं मोर प्रोग्राम के लिए। अब देखें मोर किस पाइप को यूज कर रहा है। पाइप नंबर 2 के सिर्फ रीड एंड को, इसके अलावा वो किसी एंड को यूज नहीं कर रहा, यानी कि पाइप 2 का राइट एंड यूज नहीं हो रहा, वो क्लोज होगा, और पाइप 1 के दोनों एंड्स क्लोज होंगे, उसके साथ भी ये कोई इंटरेक्शन नहीं है इसकी। तो यहाँ पर यही काम करते हैं, क्लोज करते हैं पाइप 1 के दोनों एंड्स, पाइप 1 के दोनों एंड्स क्लोज हो गए, और पाइप 2 का राइट एंड क्लोज हो गया। और इसके बाद मैप होना है इसमें पाइप 2 के राइट एंड को मैप करवाना है, सॉरी रीड एंड को मैप करवाना है डिस्क्रिप्टर नंबर 0 पे। डुप के स्पेलिंग है डुप 2। और उसके बाद इसने फाइनली एग्जैक्ट एलपी की कॉल करनी है, मोर एंड ओके। अब पेरेंट प्रोसेस के लिए कोड लिखते हैं। पेरेंट क्या करेगा? पेरेंट प्रोसेस मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से किस पाइप को यूज कर रहा है। FD1 को। पेरेंट प्रोसेस किसी पाइप को यूज नहीं कर रहा, उसने सिर्फ वो पाइप्स क्रिएट किए थे, वो भी इसलिए ताकि उनकी कॉपी अवेलेबल हो चाइल्ड प्रोसेसेस को। पेरेंट किसी प्रोसेस से कम्युनिकेट नहीं कर रहा थ्रू पाइप, ये चाइल्ड प्रोसेसेस ही कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू पाइप्स। पेरेंट प्रोसेस किसी पाइप को यूज नहीं कर रहा। कमांड में नजर आ रहा है एलएस प्रोग्राम ग्रेप के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और ग्रेप मोर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। पेरेंट प्रोसेस जो इन तीनों को क्रिएट कर रहा है वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो पेरेंट प्रोसेस अपने दोनों एंड्स को क्लोज करेगा, दोनों पाइप्स के दोनों एंड्स को। FT1 0 FT1 1 पाइप 1 क्लोज हो गया और पाइप 2 को भी क्लोज करते हैं। उसके बाद पेरेंट प्रोसेस वेट करेगा चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट होने का। और चाइल्ड पेरेंट प्रोसेस का कोई काम नहीं। तो शेल ऐसे ही करता है कि चाइल्ड पाइप क्रिएट करता है, चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करता है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं बिल्कुल ऐसे ही, और खुद वो इसी तरह वेट करता है चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट होने का। जैसे वो तमाम टर्मिनेट होते हैं तो वो दोबारा से प्रॉम्प्ट शो कर देता है, कमांड प्रॉम्प्ट, ताकि नई कमांड वो गेट कर सके।
ओके, इसमें एक दफ़ा देख लेते हैं कोई गलती नहीं हुई तो नहीं हुई। सिंटैक्स एरर से बचने के लिए FD1 FD2 दो डिस्क्रिप्टर FD1 FD2 5 क्रिएट हुआ। 4 यहाँ पर हमने दोनों एंड्स को क्लोज किया, पाइप 1 के रीड एंड को क्लोज किया, राइट एंड को मैप करवाया डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे और एक्सेक की कॉल की। चाइल्ड प्रोसेस 2 के अंदर हमने फर्स्ट पाइप के राइट एंड को क्लोज करवाया और दूसरे पाइप के रीड एंड को क्लोज किया। फर्स्ट पाइप के रीड एंड को मैप करवाया डिस्क्रिप्टर नंबर 0 पे, सेकंड पाइप के राइट एंड को मैप करवाया डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे, फाइन, फिर ग्रैप को एग्जैक्ट किया। थर्ड प्रोसेस के अंदर चूँकि पाइप 1 बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा तो दोनों एंड्स क्लोज हो गए। पाइप 2 का राइट एंड यूज़ नहीं हो रहा, वो भी क्लोज कर दिया और पाइप 2 के रीड एंड को मैप कर दिया डिस्क्रिप्टर नंबर 0 पे और मोर को एग्जैक्ट कर लिया, फाइन। और पेरेंट प्रोसेस ने तमाम डिस्क्रिप्टर्स को, तमाम पाइप्स के डिस्क्रिप्टर्स को क्लोज कर दिया क्योंकि वो दोनों पाइप्स को यूज़ नहीं कर रहा और उसके बाद वो वेट कर रहा है। यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, वेट PID लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन प्रोग्राम है, ये कुछ ज़्यादा ब्रैकेट्स तो नहीं लग गई, नहीं, मेन प्रोग्राम के अंदर 0। ओके, अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। fork1.c इसका नाम है, -o आउटपुट फाइल इज fork1.out। मिस्टेक है, fork1. प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब इसको हम रन करेंगे। अगर हमें सेम बिहेवियर यहाँ पर मिलता है इसका तो इट मीन्स कि प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। fork1.out ऐसे काम कर रहा है जैसे हम चाह रहे थे। उसने तमाम फाइल्स अलॉन्ग विद पाथ शो कर दी हैं, वो तमाम फाइल्स शो कर दी हैं जिसके अंदर हमारा कीवर्ड std आ रहा है। आप देख लें, जहाँ पे कंसेक्टिव std है वो तमाम फाइल्स शो कर दी। इसे ब्रेक कर रहा हूँ Ctrl+C से। जी, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको देख लें कोड को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको क्लियर ना हुई हो। सर इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन।
जी क्लियर है सब? यस ओके अब अगर एक और प्रोग्राम को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ यहाँ पर से सॉर्ट को, तो क्या करना होगा? सर मेरे ख्याल से यहाँ पर एंड जो है ना FD3 करके पाइप में FD3 डाल देंगे। वैसे तो सॉर्ट की पोजीशन शायद गलत है, लेकिन चलें कोई भी प्रोग्राम है यहाँ पर सॉर्ट की बजाय। सर, ये जो एल्स हमने पेरेंट का लिखा था कोड, उसके अंदर एक और इफ एल्स लगेगी। ओके एक तो प्रोसेस एक और क्रिएट होगा, एक और प्रोसेस क्रिएट होगा। अभी 3 चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं, अब 4 होंगे। उससे पहले मेन प्रोग्राम के अंदर एक पाइप का भी तो इजाफा हो गया है। पहले 2 पाइप्स थे, अब तीसरा पाइप भी आ गया, तो आपको FD3 भी बनाना पड़ेगा। वैसे रोज मैपिंग भी तो चेंज होगी सर। तो अगर यहाँ पे कोई और प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ, तो उसके लिए आपको एक और पाइप क्रिएट करना है। पहले तो आप प्रोग्राम्स काउंट कर लेना, प्रोग्राम्स कितने हैं। 4 प्रोग्राम्स हैं, 4 फोर्क होंगे। ओके पाइप्स कितने हैं? 1 2 3, 3 पाइप्स हैं, और वो मेन में वो पहले फोर्क से पहले क्रिएट होने हैं। तो FD1 FD2 FD3 3 एरेस बनेंगे इंटीजर टाइप के, और 3 पाइप्स की सिस्टम कॉल्स इन्वोक होंगी। उसके बाद फिर फोर्क करना शुरू करेंगे आप। इसको एक दफ़ा अपने हाथों से आज ही करके देख लीजिएगा, इस प्रोग्राम को चला के देख लीजिएगा। तो अगर आप कहते हैं तो मैं इसका सोर्स कोड आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप खुद एक दफ़ा अपने हाथों से टाइप करें और सोच के जैसे मैंने आपको करवाया बिल्कुल इसी तरह आप करें। सर अगर ये हम लोग थर्ड पाइप बनाएंगे तो ये जो सपोज अब ये पहला LS वाला चाइल्ड है, इसके अंदर हमें थर्ड वाले का भी रीड और राइट हैंड क्लोज करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चाइल्ड जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके अंदर यूज़ हो रहा है FD1 का सिर्फ रीड रीड राइट हैंड डाटा का फ्लो फ्रॉम ठीक है, लेफ्ट टू राइट राइट है हैंड ना, लेफ्ट ठीक टू है राइट है। सर, राइट हैंड ठीक हो है, रहा है। पहला प्रोग्राम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा थ्रू पाइप, वो लेफ्ट सेकंड प्रोसेस को मिलेगी। ठीक है, तो फ्लो लेफ्ट टू राइट आपने याद रखना है, जाहिर ठीक है, है सर। इट्स अंडरस्टूड है। जी अब पहले प्रोसेस के अंदर, पहले चाइल्ड के अंदर, पहले पाइप का सिर्फ राइट एंड यूज हो रहा है, इसके अलावा तमाम डिस्क्रिप्टर्स, तमाम एंड्स क्लोज होंगे। नजर आ रहा है कमांड में, देखें, ये देखें, ये सिर्फ पहला पाइप का एक एंड यूज हो रहा है, जी सर। दैट इज द राइट एंड, राइट एंड यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक एंड के अलावा टोटल कितने एंड्स हैं? 6। कैसे? 3 पाइप्स हैं ना, तो हर पाइप के 2 एंड्स हैं, जी सर। तो 6 एंड्स में से, या इन अदर वर्ड्स आप इस तरह समझ लें कि ये 2 पाइप तो बिल्कुल यूज नहीं हो रहे ना। पहले जी सर। प्रोग्राम LS के प्रोग्राम में पाइप 2 और 3 बिल्कुल यूज नहीं हो रहे, 2 और 3 को तो क्लोज करें सबसे पहले। जी उसके बाद इस पाइप का जो पहला पाइप है, इसका कौन सा एंड यूज हो रहा है? राइट एंड। वो तो कैसे पता चलेगा? डाटा का फ्लो देखें, डाटा का जो फ्लो है फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट है तो इसका मतलब है कि डाटा राइट साइड पे जा रहा है, राइट हो रहा है। तो सिर्फ आपने इस पाइप का पाइप नंबर 1 का राइट एंड के अलावा जो दूसरा एंड है वो आपने क्लोज कर देना है। तो पहले एंड को मैप भी करवाना है, यानी कि पहले जो राइट एंड है उसको आपने मैप करवा देना है डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे। डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे इसलिए कि बाय डिफॉल्ट तो वो डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे राइट कर रहा है, तो डिस्क्रिप्टर नंबर 1 के मीनिंग्स अगर हम चेंज करते हैं, चेंजेबल मीनिंग्स हैं उसके अभी डिफॉल्ट मीनिंग्स हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, हम उसको चेंज कर देते हैं डुप की कॉल से। मीनिंग्स उसके अब हो गए हैं राइट एंड ऑफ द पाइप, लेकिन प्रोग्राम वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। वो पहले भी प्रिंट एफ कर रहा था, अब भी वो प्रिंट एफ कर रहा है। और प्रिंट एफ की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि राइट करो डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे। इन अदर वर्ड्स के पहले भी वो डिस्क्रिप्टर नंबर 1 को राइट कर रहा था, अब भी वो प्रोग्राम डिस्क्रिप्टर नंबर 1 पे ही राइट करेगा, लेकिन हमने डिस्क्रिप्टर नंबर 1 के मीनिंग्स चेंज कर दिए हैं, उसकी मैपिंग चेंज कर दी है। पहले वो मैप हुआ था स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर, अब वो मैप हुआ है फर्स्ट पाइप के राइट एंड पे। क्लियर है? तो पहले हमने मैपिंग चेंज की टुक की कॉल से, और उसके बाद फिर हमने एग्जैक्ट का फंक्शन कॉल किया। ठीक है सर। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम की। दूसरे प्रोग्राम के अंदर पाइप 3 यूज नहीं हो रहा, पाइप 3 क्लोज होगा, दोनों एंड्स क्लोज होंगे। पाइप 1 का रीड एंड यूज हो रहा है तो पाइप 1 का राइट एंड क्लोज होगा, और पाइप 2 का राइट एंड यूज हो रहा है तो रीड एंड क्लोज होगा। ठीक, प्रोग्राम 3 की बात करते हैं, मोर प्रोग्राम की बात करते हैं। उसमें फर्स्ट पाइप यूज नहीं हो रहा, सेकंड यूज हो रहा है, तो फर्स्ट के दोनों एंड्स क्लोज होंगे। सेकंड पाइप का रीड एंड यूज हो रहा है और थर्ड पाइप का राइट एंड यूज हो रहा है। इसके अलावा जो दो एंड्स हैं वो क्लोज होंगे, और जो लास्ट हमारा प्रोग्राम है उसमें सिर्फ एक ही पाइप यूज हो रहा है, दैट इज द पाइप नंबर 3, और वो उसका भी सिर्फ रीड एंड। तो पाइप 1 2 कंप्लीटली क्लोज होगा, और पाइप 3 का सिर्फ राइट एंड क्लोज होगा। इस तरह आप जितने चाहे प्रोग्राम्स को पाइप के थ्रू ज्वाइन कर दें, सिर्फ शर्त यह है कि वो प्रोग्राम जो चेन का पार्ट होगा वो डिस्क्रिप्टर 0 और 1 से ही इनपुट या आउटपुट उस पर रिडायरेक्ट करवाता हो, यानी कि डिस्क्रिप्टर नंबर 0 और 1 को यूज़ करता हो। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो डिस्क्रिप्टर 0 या 1 को यूज़ नहीं कर रहा, तो फिर उसको चेन का पार्ट आप नहीं बना पाएंगे। सर ये जो मोर वाला है इसके अंदर FT2 का रीड एंड भी डुप2 होगा ना? हाँ, रीड एंड भी डुप्टू होगा और राइट एंड भी। और वो FD3 का राइट एंड होगा। FD3 का राइट एंड होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही। ओके,
ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 क्लोज हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? रजिस्टर्स के कंटेंट्स को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। सीपीयू के अंदर कुछ रजिस्टर्स लगी होती हैं और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो रजिस्टर्स पर परफॉर्म होता है। लाइक हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो अगर हम लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर c = a+b, तो c, a और b ये तीनों वेरिएबल्स हैं जो कि मेमोरी में रिजाइड करते हैं। ये तो हाई लेवल लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट है। जब कंपाइल होगी तो ये a और b और c ये तीनों रिप्लेस हो जाएंगे विद रजिस्टर्स, उन लोगों के लिए जिन्होंने असेंबली नहीं पढ़ी। कंपाइलर इनको पहले रजिस्टर्स में मूव करवाएगा, इनके कंटेंट्स को, किनके, ये जो सी ए बी सी जो वेरिएबल्स की बात की है मैंने, ए और बी, इनके कंटेंट्स को पहले मूव करवाएगा रजिस्टर्स में, ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। ऑपरेशन है एडिशन का, एडिशन होगी, रिजल्ट जो है वो इंटरमीडिएट रजिस्टर में जाएंगे और उस रजिस्टर से फाइनली फिर मूव होंगे मेमोरी में जहां पर सी पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह काम करता है एक्चुअली प्रोसेसर। ये तो आप असेंबली का जब कोर्स पढ़ेंगे तो आप उसमें डिटेल में देखेंगे। तो इन शॉर्ट समझना ये है कि जितने भी आपके ऑपरेंड होते हैं वो पहले रजिस्टर्स में मूव होते हैं और फिर रजिस्टर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और रिजल्ट किसी थर्ड इंटरमीडिएट रजिस्टर में सेव होता है और फाइनली फिर वो रैम में या वेरिएबल में मूव होता है। तो अगर किसी प्रोसेस से कंट्रोल लेना है तो कंट्रोल हम ब्लाइंडली लेकर दूसरे को नहीं दे सकते। मल्टीटास्किंग की बात करते हैं कि मल्टीटास्किंग हमने कहा कि एक फिक्स इंटरवल के बाद कंट्रोल स्विच हो जाएगा। रनिंग प्रोसेस से हम कंट्रोल ले लेंगे से 5 मिलीसेकंड, एवरी 5 मिलीसेकंड एक प्रोसेस से कंट्रोल ले लिया जाता है। एक से कंट्रोल लेकर दूसरे को दिया जाता है, फिर 5 मिलीसेकंड तक अगर वो कंप्लीट नहीं होता या कॉल नहीं करता तो उससे कंट्रोल लेकर तीसरे को दिया जाएगा, तीसरे से चौथे को, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और फिर दोबारा पहले प्रोसेस को। दिस इज मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं कि ये ब्लाइंडली नहीं ले सकते। ये नहीं है कि एक से कंट्रोल लिया और दूसरे को दे दिया। दूसरे प्रोसेस को कंट्रोल वही मिलना चाहिए, उसको रजिस्टर के कंटेंट्स वही मिलने चाहिए जो लास्ट टाइम उसने छोड़े थे। जब उससे कंट्रोल लिया गया था उस वक्त जो उसके कंटेंट्स थे रजिस्टर्स के, उसको वही मिलने चाहिए। अगर डिफरेंट मिलेंगे तो प्रोग्राम ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जाहिर है हर दफ़ा उसको वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, उसको रजिस्टर्स की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो होता ही है कि जब किसी प्रोसेस से कंट्रोल लिया जाता है दूसरे को देने के लिए, तो दूसरे प्रोसेस को देने से पहले पहले रजिस्टर्स के कंटेंट्स पीसीबी में मूव करवाए जाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब उस प्रोसेस को कंट्रोल दिया जाए तो उसको रजिस्टर्स के वही कंटेंट्स मिले जो लास्ट टाइम थे। प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 से कंट्रोल लिया प्रोसेस 2 को देने के लिए। अब प्रोसेस 2 को कंट्रोल देने से पहले पहले प्रोसेस 1 की उस वक्त जो भी रजिस्टर्स की स्टेट थी, जो भी रजिस्टर्स के कंटेंट्स थे, उनको पीसीबी ऑफ प्रोसेस 1 में स्टोर किया। अब कंट्रोल देना है प्रोसेस 2 को, तो प्रोसेस 2 के पीसीबी में से जो रजिस्टर्स के कंटेंट्स थे उनको रिस्टोर किया। रिस्टोर का मतलब है कि उसे वापस प्रोसेसर के रजिस्टर्स में, एक्चुअल रजिस्टर्स में मूव किया और फिर कंट्रोल ट्रांसफर किया। तो इसीलिए मैंने जब पीसीबी को डिस्कस किया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसमें रजिस्टर्स की फील्ड क्यों है। जब मैंने बताया था कि इसमें चलो आईडी की फील्ड है, ओके, आईडी क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो यूनिक होगी, हम उसको
कहीं भी आईडी से रेफर कर सकते हैं। फिर उसकी स्टेट बताई थी कि वो इस वक्त किस स्टेट में है, न्यू में है, रेडी में है, रनिंग में है, उसकी स्टेट इंपॉर्टेंट है। थर्ड, मेमोरी लिमिट्स हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रोसेसर चेक कर सके कि ये प्रोसेस अपनी लिमिट्स के अंदर है, कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। फिर मैंने बताया था रजिस्टर्स होती हैं, वो रजिस्टर्स के कंटेंट्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सके, यानी कि एक से कंट्रोल लेकर दूसरे को दिया जा सके। अब जिससे कंट्रोल लेना है तो उस वक्त उसकी जो रजिस्टर्स थी उसकी इंफॉर्मेशन को भी तो कहीं सेव करना है, वो कहाँ सेव करें, वो उसके पीसीबी में सेव कर देंगे, क्योंकि हर प्रोसेस का अपना पीसीबी है और जिस प्रोसेस को कंट्रोल ट्रांसफर करना होगा उसके पीसीबी में से रजिस्टर्स की वैल्यूज को रिस्टोर कर देंगे, यानी कि एक्चुअल प्रोसेसर की रजिस्टर्स में मूव कर देंगे। तो रजिस्टर्स के कंटेंट्स को सेव करना और दूसरे प्रोसेस के रजिस्टर्स को रिस्टोर करना इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और रजिस्टर के कंटेंट्स को हम कहते हैं, रजिस्टर्स को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। मोड स्विचिंग आपने देख लिया, यूजर और कर्नल मोड के दरमियान स्विचिंग हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? दैट इज द सेट ऑफ रजिस्टर्स, द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्स। अब देखते हैं अगर दो प्रोसेस यही बात यहां पर देख, इस वक्त से कि P0 एग्जीक्यूट हो रहा है, P0 एग्जीक्यूट हुआ, टाइमर इंटरप्ट आया, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया ISR को, यानी कि कर्नल को। कर्नल ने सेव स्टेट इनटू पीसीबी 0, यानी कि पीसीबी 0 के अंदर प्रोसेस 0 की रजिस्टर्स को सेव किया। रीलोड स्टेट फ्रॉम पीसीबी 1, यानी कि पीसीबी ऑफ प्रोसेस 1 से, प्रोसेस 1 का जो पीसीबी था वहां से रजिस्टर्स को एक्चुअल रजिस्टर्स में मूव किया, यानी कि रजिस्टर्स जो कि पीसीबी के अंदर जो रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन थी, जो रजिस्टर्स के कंटेंट सेव हुए थे, उनको प्रोसेसर की रजिस्टर्स में जो कि एक्चुअल रजिस्टर्स हैं उनमें मूव किया और कंट्रोल रिटर्न कर दिया। अब कंट्रोल सिस्टमैटिकली मिल गया प्रोसेस 1 को। अब प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होगा, कुछ टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट हुआ, उसने कोई आईओ कॉल नहीं की, टर्मिनेट भी नहीं हुआ, अगेन टाइम ओवर हो गया, टाइमर इंटरप्ट आया, अगेन कंट्रोल लेकर ISR को दे दिया गया। एज्यूम कर रहे हैं कि दो ही प्रोसेस इस वक्त सिस्टम में है। अब क्या होगा, अगेन रजिस्टर के कंटेंट्स को पीसीबी 1 में सेव किया जाएगा और पीसीबी 0 से रजिस्टर के कंटेंट्स को लोड करवाया जाएगा एक्चुअल प्रोसेसर के रजिस्टर्स में और कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा और कंट्रोल सिस्टमैटिकली पहुंच जाएगा प्रोसेस 0 के पास, P0 के पास। वो क्यों? क्योंकि उसमें प्रोग्राम काउंटर भी है। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू भी तो चेंज होगी जब रिटर्न करेंगे, तो जहां प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा होगा वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और प्रोग्राम काउंटर वहां पॉइंट करता है, यानी कि हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होता है जो फैच होनी है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको फैच का अंदाजा होगा कि फैच का क्या मतलब है या प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। एनीवेज नहीं पता, नो इशू। तो आपने बस ये समझना है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या मल्टीटास्किंग किस तरह अचीव होती है। जिस प्रोसेस से, रनिंग प्रोसेस से कंट्रोल लेते हैं तो दूसरे प्रोसेस को कंट्रोल देने से पहले पहले उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव करते हैं और जिसको कंट्रोल देना होता है उसके कॉन्टेक्स्ट को रिस्टोर करते हैं। और जब दूसरे का टाइम स्लाइस ओवर हो जाता है, दूसरे से कंट्रोल लेते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट को, उस वक्त का जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है उसको सेव कर लेते हैं और जिसको कंट्रोल देना होता है उसके कॉन्टेक्स्ट को रिस्टोर करवा देते हैं, ताकि जिस प्रोसेस को कंट्रोल मिले उसको वही रजिस्टर्स की वैल्यूज मिले जो लास्ट टाइम थी। उसको ये पता ना चले कि दरमियान में कंट्रोल उससे लिया गया है और किसी और प्रोसेस को दिया या दरमियान में वैल्यूज चेंज हुई। अगर इस तरह चलेंगे तो स्मूथली तमाम प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, टाइम शेयरिंग हो सकेगी, अदरवाइज टाइम शेयरिंग नहीं हो सकेगी। ये बात समझ आइए। सर जो रैम में वैल्यूज हमने रखवाई होती हैं उनका रैम में भी तो होती हैं।
असल में अपडेटेड नहीं होती ना, रैम में एक दफ़ा तो लोड हो गई, आपके वेरिएबल सारे रैम में होते हैं, आपने जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं वो सारे रैम में, लेकिन वो रैम में तो प्रोसेसिंग नहीं होती। असल में होता ये है कि रैम से वो ऑपरेंड, इंस्ट्रक्शन भी और ऑपरेंड भी, ये सारे प्रोसेसर के अंदर इंटरनल मेमोरी में जाते हैं, इंटरनली ऑपरेशन परफॉर्म होता है, रिजल्ट भी इंटरनली स्टोर होता है और वो फाइनली फिर रैम में मूव होता है। जैसे C इज इक्वल टू A+B करना है, अब A B ये दोनों रैम में पड़ी हुई हैं इनकी वैल्यूज, अब प्रोसेसर इन दोनों को वन बाय वन करके अपनी इंटरनल मेमोरी में लेके जाएगा और इस इंटरनल मेमोरी को रजिस्टर्स कहते हैं, इन दोनों को ऐड करेगा और सम भी तीसरी रजिस्टर में कहीं सेव कर लेगा और फिर उस तीसरी रजिस्टर से वापस मेमोरी में मूव करेगा C वेरिएबल जहां पॉइंट कर रहा होगा वहां। ओके हम तो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड सिंपली लिख देते हैं C इज इक्वल टू A+B, वो कंपाइलर पे छोड़ देते हैं कि कंपाइलर जानता है कि किन रजिस्टर्स को यूज करना है। लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आप खुद ये काम कर रहे होंगे, आप A को पहले किसी रजिस्टर AX में मूव करेंगे, B को BX रजिस्टर में मूव करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, ऐड AX, BX, दोनों के कंटेंट्स ऐड होंगे और स्टोर जो रिजल्ट है वो दोबारा AX रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, फिर AX के कंटेंट्स को आप फिर मूव करेंगे C में। तो आपको यही C इज इक्वल टू A+B करने के लिए 3-4 इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी असेंबली की। जो अभी तक काम कंपाइलर कर रहा है वो काम आपको असेंबली लैंग्वेज के कोर्स में खुद करना होगा, तो तब आपको अंदाजा होगा कि एक्चुअली एग्जीक्यूशन होती कैसे है। जी सर जो मैं बात समझ सका हूँ वो ये है कि चूंकि टाइमर एकदम इंटरप्ट कर देता है तो हमारे प्रोसेस के पास टाइम नहीं होता कि वो अपडेटेड वैल्यूज अपनी रैम में ले आए, तो वो नहीं एक्चुअली उसको कहीं भी इंटरप्ट करें, जितनी देर बात करें, 1 मिनट की बात करें, 10 मिनट की बात करें, जब भी उसे इंटरप्ट करेंगे तो उसकी तो एग्जीक्यूशन इंटरप्ट हुई है ना, उसकी रजिस्टर्स में कुछ वैल्यू तो पड़ी हुई थी, उस वक्त जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी उसके कंटेंट्स तो रजिस्टर्स में पड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो उनको तो सेव करना है ना कहीं, और नेक्स्ट टाइम उनको वही रजिस्टर के कंटेंट्स प्रोवाइड करने हैं ताकि वो वहीं से कंटिन्यू कर सके। ठीक है, इन केस के उसको वही डाटा मिलना चाहिए जो लास्ट टाइम उसका था, उसको डिफरेंट डाटा नहीं मिलना चाहिए, उसको वही डाटा मिलना चाहिए जो लास्ट टाइम कंट्रोल लेते वक्त उसका था। तो दिस इज कॉल्ड, उस डाटा को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, जो रजिस्टर्स में होता है उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ये पूरा प्रोसेस आ जाता है कि एक से कंट्रोल लेकर दूसरे को देना है तो उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव करना है और दूसरे के कॉन्टेक्स्ट को रिस्टोर करना है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो मल्टीटास्किंग इस तरह अचीव होती है, जब एक से कंट्रोल लेना है तो उस वक्त की रजिस्टर्स की वैल्यूज को सेव करना है। अच्छा, व्हाई रजिस्टर्स ओनली, व्हाई नॉट मेमोरी कंटेंट्स? मेमोरी में तो ऑलरेडी सारे प्रोसेस पड़े हुए हैं, अगर मेमोरी में ना होते तो फिर तो एग्जीक्यूशन में ही ना होते, फिर तो वो एग्जीक्यूट ही ना हो रहे होते। राइट सर। ठीक है, तो मेमोरी में सारे प्रोसेस पड़े हुए हैं। मल्टीटास्किंग में अगर आपको याद हो तो मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्लिसिट है, तमाम प्रोग्राम्स मेमोरी में पड़े हुए हैं, 4 प्रोग्राम्स ऐसे चारों मेमोरी में पड़े हुए हैं। कंट्रोल एक, पहले एक एग्जीक्यूट होता है 5 मिलीसेकंड के लिए, फिर उससे कंट्रोल लेकर दूसरे को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पहले को। मेमोरी में ये हो रही है, सारे चारों प्रोसेस मेमोरी में मौजूद हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम आता है कि अपडेटेड वैल्यूज उनकी रजिस्टर्स में पड़ी हुई हैं। अब 2 ऑपरेशन परफॉर्म हुए, ए और बी ऐड हुए, ऐड होने के बाद उनका सम जो है वो तो रजिस्टर्स में पड़ा हुआ है, ऑपरेशन तो रजिस्टर्स के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, तो रजिस्टर्स को सेव करना है। अब हमें उसकी लॉजिक नहीं पता वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, क्या रजिस्टर्स को यूज कर, डेफिनेटली रजिस्टर्स कोई भी प्रोसेसिंग करेगा उस पर रजिस्टर्स यूज होंगी, लाजमी है। आपने कोई भी एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करना है रजिस्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसर डायरेक्टली मेमोरी ऑपरेंड्स को ऐड नहीं कर सकता। हाँ, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ आर्किटेक्चर्स देते हैं कि एक ऑपरेंड आपका मेमोरी में से हो सकता है, लेकिन दूसरा ऑपरेंड हमेशा रजिस्टर से होगा। 3 ऑपरेंड होते हैं ना, डेस्टिनेशन, सोर्स एंड टारगेट। C इज इक्वल टू A+B, ए सोर्स है, बी टारगेट ऑपरेंड है और सी जो है वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। तो कुछ आर्किटेक्चर्स अलाउ करते हैं कि ओके एक ऑपरेंड आप मेमोरी में से ले सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं ले सकते। वो एक आर्किटेक्चर था वैक्स, उसने ये अलाउ किया था। उसके अलावा आप
जिसको यूज कर रहे हैं वो अलाउ नहीं करता। अच्छा, इन केस के अगर अलाउ कर भी दे, इवन देन आपको रजिस्टर्स के कंटेंट को सेव करना होगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि प्रोग्रामर ने किस रजिस्टर को सेव किया हुआ है। अगर रजिस्टर्स प्रोसेसर के अंदर मौजूद हैं, जितनी हैं उन तमाम को सेव करना पड़ेगा, और कंट्रोल देने से पहले उनको रिस्टोर करना पड़ेगा। ये जरूरी है मल्टीटास्किंग को के लिए, सिंपल इज दैट। तो कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं? सेट ऑफ रजिस्टर, सेट ऑफ रजिस्टर्स को या रजिस्टर के कॉन्टेंट्स को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट को एक पीसीबी में स्टोर कर लिया जाए और जिसको कंट्रोल देना है उसके पीसीबी में जो कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ है, रजिस्टर की वैल्यूज पड़ी हुई हैं, उसको रिस्टोर कर दिया जाए। और स्टोर और रिस्टोर यही हो रहा है, सेव हो रहा है, रीलोड हो रहा है, सेव हो रहा है, रीलोड हो रहा है। दो प्रोसेस हैं तो दोनों के दरमियान ये काम हो रहा है। तो टाइम शेयरिंग एक्चुअली इस तरह हो रही होती है। तो मैं देख लूँगा अगर कोई चीज़ इसमें बची है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में कोई ऐसी चीज़ जो आपको क्लियर ना हुई हो तो वो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर क्लास एंड करते हैं। सर वो असाइनमेंट का थोड़ा सा बता दीजिएगा, उस पर करना क्या है? आप स्टेटमेंट पढ़े हैं ना आप, तो आपको जो नहीं समझ आता फिर आप मुझसे पूछ लें। आपको क्या समझ आया उस स्टेटमेंट से? मुझे किसी फाइल को सर्च करना है फाइल सिस्टम में। अब अगर सर्च करने के लिए पूरा फाइल सिस्टम ट्रेवर्स करना पड़ेगा, उसके घंटों लग जाएंगे। करके देख लें, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मुझे कोई फाइल सर्च करनी है। कि रूट पे ही सर्च करते हैं। मुझे कोई फाइल सर्च करनी है फाइल डॉट टेक्स्ट, तो मैं पहले करूँगा ls लिस्ट जनरेट करूँगा। -r का मतलब है कि सब डायरेक्टरीज को भी सर्च करें। एक लिस्ट जनरेट होगी और वो मैं ग्रेप प्रोग्राम को दूंगा और इसको मैं कहूँगा कि इसमें से मुझे फाइल डॉट टेक्स्ट ये सर्च करना है। ये मैंने एंटर कर दिया। अब कुछ एरर मैसेजेस आ रहे हैं, अब वो सर्च कर रहा है फाइल को। अब आप देखें कि अगर तो उसे लकीली फाइल शुरू के फोल्डर्स में मिल जाती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये घंटों चलता रहेगा। ये काम कर रहा है, ये सर्च कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एरर मैसेजेस को यहीं पे फिल्टर आउट कर दूँ कि जो एरर्स हैं वो टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर किसी डेल मी फाइल के अंदर राइट हो जाएं। ओके, अब आप देखिए एक उसे फाइल डॉट टेक्स्ट मिल गई है कहीं, अब ये सर्च कर रहा है बाकी फाइल्स, इस नाम की फाइल्स के लिए तमाम डायरेक्टरीज को ये सर्च करेगा। घंटों लग जाएंगे इसके ऊपर। अगर आप तमाम फाइल्स देखना चाहते हैं कि फाइल डॉट टेक्स्ट के नाम से कितनी फाइल्स हैं और कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, तो ये देखें कितना टाइम लगेगा इसे सर्च करने में। तो जैसे जैसे उसे फाइंड आउट हो रही है वो बता रहा है। सर हमें delme.txt नहीं लिखना चाहिए था इसमें, या अब एक्चुअली वो डेल में टेम्परेरी फोल्डर में जो कुछ भी लिख देंगे, एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होती यहाँ पर।
ठीक है, वो मैंने कौन सा उसे रीड कर दें, जो मैं जाके उसको रीड तो स्टिल हो सकती है ये, लेकिन वो जस्ट मैंने एरर मैसेजेस को मास्क किया है। अब ये देखें, ये सर्च कर रहा है, लेकिन इसने पूरा फाइल सिस्टम ट्रेवर्स करना है, तमाम पूरी ट्री को इसने ट्रेवर्स करना है, घंटों लग जाएंगे। अब एक तरीका ये है कि मैं मल्टीपल प्रोसेस बना लूं तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अगर मैं 4-5 चाइल्ड प्रोसेस बना के सर्चिंग कर लूं तो थोड़ा सा फास्ट इसलिए हो सकता है, जब एक आईओ कॉल करे तो कंट्रोल दूसरे को दे दिया जाए, दूसरा करे तीसरे को दे दिया जाए, खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आईओ बस्ट बहुत ज़्यादा है, आईओ कॉल्स बहुत ज़्यादा है। एक तरीका ये है कि मैं एक दफ़ा पूरे ट्री को फाइल में सेव कर लूँ, एक टेक्स्ट फाइल में, तमाम फाइल्स को पाथ के साथ सेव कर लूँ। अब उसमें सर्च करूंगा फाइल के अंदर से तो क्विकली सर्च हो जाएगी। आप करके देख लें, मैं ये असाइनमेंट इम्प्लीमेंट करके देख चुका हूँ पहले। वो विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स आपको फाइल्स शो कर देगा। और उसमें अगर फर्दर आपने स्पीड को बूस्ट, सर्चिंग स्पीड को बूस्ट करना है, तो ये वाली अप्रोच मर्ज भी कर दें, मल्टीपल प्रोसेसेस वाली, कि पहले फाइल में से सर्च करें और वो भी यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसेस। तो सर्चिंग टाइम आपका और रिड्यूस हो जाएगा। तो अपने फाइल में से सर्च करना है, सिंगल प्रोसेस बना के, फिर मल्टीपल प्रोसेस बना के, फिर आपने तीसरे पार्ट में बताना है कि जब आप नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ाते जाते हैं तो टाइम पे क्या फ़र्क पड़ता है उसका। टाइम में एक वक्त आएगा कि सैचुरेशन आ जाएगी, अब नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उसका एक ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। अच्छा, टाइम का कैसे अंदाज़ा होगा कि टाइम क्या है? जैसे टाइम की कमांड है, मैं इस इधर ही आ जाता हूँ, जो भी हमने प्रोग्राम कंपाइल किया है, मेंटी सिंपल एलएस का, जैसे टाइम कीवर्ड आप और साथ आप लिखते हैं कोई भी प्रोग्राम एलएस। ओके, एलएस प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, इसे कितना टाइम लगा? आप रियल टाइम देखें, 0.038 मिली सेकेंड लगे हैं ऐसे। तो आपने बिल्कुल इसी तरह टाइम नोट करना है कि एक फाइल को सर्च करने में कितना टाइम लगता है। मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे, यानी कि प्रोसेस की तादाद आपने पहले एक रखी, कितना टाइम लगा, 2 रख दी, फिर कितना टाइम लगा, 3, 4, 5। अब टाइम नोट करते चले जाएं, आपके पास एक टेबल आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोसेस का और टाइम का, उसको प्लॉट कर दें। सर जी फॉलो जो कर रहे हैं आप लोग? सर जी जो टाइम का प्रोसेस है, ये किस तरह काम करता है? क्योंकि इसके साथ पाइप हमने नहीं लगाया, तो इसका मतलब इसका यहाँ पे नहीं, पाइप लगना बनता नहीं। नहीं, पाइप लगा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा वो जो प्रोग्राम है, मैं उस उधर ही चला जाता हूँ, MNT सी कोड टाइम और 41.out। अब ये तो खैर बहुत लंबा चलेगा, कोई भी प्रोग्राम हो तो उसका टाइम आ जाएगा। जब वो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो आपके पास रियल टाइम आ जाएगा कि इतना टाइम लगा है इससे। तो आपने वो टाइम नोट करते जाना है, पहले सिंगल प्रोसेस के लिए टाइम नोट कर लेना है, फिर 2 प्रोसेस, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सर अगर हम लोग डॉट स्लैश करके फाइल को रन कर रहे हैं तो उसके शुरू में टाइम लिखेंगे? हाँ, उसके शुरू में टाइम लगेगा। असल में डॉट स्लैश का क्या मतलब है? डॉट का वो मतलब है वर्किंग डायरेक्टरी। जी सर। अब होता ही है, जब मैं प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ ना, 41.out, तो वो कहेगा कमांड नॉट फाउंड, जी क्योंकि सर। वो इसको पाथ पे सर्च करेगा, पाथ पे नहीं मिलेगी, और वर्किंग डायरेक्टरी पाथ पे नहीं होती, तो वो कह देगा प्रोग्राम नॉट फाउंड। तो जी डॉट का मतलब है वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि वर्किंग डायरेक्टरी वो होती है जिस डायरेक्टरी के अंदर आप मौजूद होते हैं, दैट इज मौजूद कॉल्ड हो। अ वर्किंग डायरेक्टरी। और वहां से फिर 4.1 को ये उसकी पाथ दे दिया मैंने कि जी वर्किंग सर। डायरेक्टरी के अंदर 41.out पड़ी है, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। जो ये होता है टिल्डा,
ये इसका मतलब होता है होम डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी तो वो है जिसके अंदर आप मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। होम डायरेक्टरी वो होती है कि आपका जो यूज़र, आपने जब लॉगिन किया है जिस नाम से, तो उस लॉगिन के अगेंस्ट जो डायरेक्टरी है दैट इज कॉल्ड द होम डायरेक्टरी, जिसके अंदर उस यूज़र की स्पेसिफिक फाइल्स पड़ी हुई हैं। क्लियर? हमने टाइम प्रोसेस के साथ हमने पाइप का सिंबल नहीं यूज किया, तो इसका जो मतलब मर्जी यूज कर लें आप, पाइप क्यों नहीं यूज हुआ? इसके अंदर पाइप यूज नहीं नहीं, हुए। आप इस जैसे तरह आप कर टाइम सकते हैं, आप कर सकते हैं टाइम ls सॉर्ट, क्यों नहीं कर सकते? सर सब कुछ कर सकते। टाइम लिख के उसके बाद पाइप, ये क्योंकि देखिए ना, टाइम नहीं टाइम टाइम, एलएस के टाइम पहले। ना ना ना, टाइम को ज्वाइन तो नहीं कर रहे आप। उसका तो मतलब बदल जाएगा। उसका मतलब यह है कि जो उसकी आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस को एज ए इनपुट मिले। मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं ls प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम मालूम करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि टाइम प्रोसेस चले और उसकी आउटपुट ls प्रोग्राम को मिले एंड सो ऑन। राइट। ठीक है, यहाँ पर मेरा मकसद कुछ और है। देखिए, मैं टाइम गेट करना चाहता हूँ कि ls प्रोग्राम और सॉर्ट प्रोग्राम कंबाइन होकर चलते हैं तो कितने टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं। ये देखो, मैं चलाया, उसने मुझे बता दिया कि रियल टाइम को आपने देखना है कि इतने मिली सेकेंड लगे हैं, 216 मिली सेकेंड लगे हैं। अब 216 मिली सेकेंड में 0.16 मिली सेकेंड जो थे वो यूज़र के थे और सिस्टम के इतने लिए एंड सो ऑन। ये मैंने जो नीचे 2 लिंक्स दिए हुए हैं उनमें इनकी डिटेल मौजूद है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। असाइनमेंट क्वाइट सिंपल है और वो कमांड भी आपको दी गई है। वो कमांड आपने रूट पे जाके चलानी है और वो फाइल जो बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर। उस कमांड को कॉपी करें, यहाँ पे लाके पेस्ट करें, रूट पे आके पेस्ट कीजिएगा, यानी कि cd/ करके रूट पे आइएगा और यहाँ पर आके पेस्ट कीजिएगा उस कमांड को। तो वो जो फाइल क्रिएट होगी वो आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट हो जाएगी। वहाँ जाने का तरीका है cd टिल्डा एंटर करके आप जब ls करेंगे तो आपको आपकी वो वाली फाइल नजर आएगी। इन शॉर्ट उसमें करना यह है कि आपने फाइल के अंदर से सर्च करनी है पाथ, यानी कि मैं कोई फाइल सर्च करना चाहता हूँ, फाइल डॉट टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट फाइल के अंदर सर्च करूंगा, मुझे क्विकली मिल जाएगी, उसकी पाथ मिल जाएगी कि ये फाइल यहाँ पड़ी हुई, बजाय के पूरे फाइल सिस्टम को मैं ट्रेवर्स करूँ। तो दोनों का कंपैरिजन है कि फाइल में सर्च करने में कितना टाइम लगता है और फाइल सिस्टम को ट्रेवर्स करने में कितना टाइम लगता है। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है कि मल्टीपल प्रोसेस बना के आपने देख लेना है कि क्या सर्चिंग फास्ट हो रही है या नहीं फाइल के ऊपर। और तीसरे में आपने फाइल के ऊपर जो सर्चिंग है उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस को बढ़ाकर जो आपके पास डिफरेंट टाइम्स आएंगे उन टाइम्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके जी, क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर, आपकी लैब का टाइम हो रहा है।